नमस्कार। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित कार्यक्रम बीच बहस में मैं राकेश वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज के कार्यक्रम में भी हम आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन की राजनीति के बारे में और अभी हाल ही में वहाँ प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बारे में। यूं तो पिछले 3 आम चुनावों से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार लगातार बनी हुई है, लेकिन इन बीते 12-13 वर्षों में ब्रिटेन 5 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व देख चुका है। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ब्रिटेन की राजनीति में पिछले 5-6 वर्षों से नेतृत्व के संदर्भ में एक किस्म की अस्थिरता बनी हुई है। और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने की घटना के साथ। डेविड कैमरून के बाद प्रधानमंत्री बनी थेरेसा मे ब्रेक्जिट के मुद्दे पर अपने सांसदों का विश्वास खो चुकी थी। उसके बाद 2019 के आम चुनावों के माध्यम से बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और जब जॉनसन की आर्थिक नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर उनका विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ ट्रस। और जब ट्रस को लगा कि वो भी ब्रिटेन की आर्थिक समस्याओं को लेकर कोई स्पष्ट मॉडल पेश नहीं कर पा रही हैं, तब वहां प्रधानमंत्री बनते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुनक ब्रिटेन की वर्तमान समस्याओं से कैसे पार पाते हैं। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिंघल जी। अभिषेक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभिषेक जी, चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ कि भारतीय मूल का व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक यूके का प्रधानमंत्री बनता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है व्यक्तिगत तौर पर ऋषि सुनक के लिए और हम भारतीयों के लिए? देखिए, हम उस इंग्लैंड की बात कर रहे हैं जहाँ के साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। हम उस इंग्लैंड की बात कर रहे हैं जिस इंग्लैंड ने अपनी उपनिवेश काल के अंदर लगभग दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी कॉलोनियाँ बनाई। और हम उस इंग्लैंड की बात कर रहे हैं जिसकी कॉलोनी हम खुद थे। भारत भी उसकी एक कॉलोनी था और आज वहाँ पर एक भारतवंशी प्रधानमंत्री के रूप में उस देश का नेतृत्व कर रहा है। ये हम लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का सुखद गौरव का अनुभव है जी। इसमें कोई शक नहीं, इसमें किसी बात को लेकर के। और पूरे भारतवंशी, जब हम पूरी दुनिया की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इस समय में दुनिया के 7 देशों में भारतवंशी किसी न किसी रूप में कमान संभाले हुए हैं जी। तो ये एक भारतीय होने के नाते हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व का विषय है। और हम इसको किसी भी प्रकार से और किसी दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए इसे जी। सिंघल जी, ऋषि सुनक के पूर्वजों की भारत से निकलने से लेकर उनके केन्या पहुंचने, फिर उनके माता पिता के ब्रिटेन पहुंचने और ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने की घटना को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले सवाल में भी आपसे पूछा था कि ऋषि सुनक के लिए यह कितनी बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है? देखिए, ऋषि सुनक के लिए बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि इस संदर्भ में भी है कि वहाँ की राजनीति में भी कोई बहुत लंबे पुराने व्यक्ति नहीं है जी। 2014 में वो सक्रिय होते हैं, 2015 में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद अभी आप देखिए 2022 में हैं और वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इतनी शीघ्रता के साथ, इतनी जल्दी के साथ उन्होंने अपने वहाँ पर अपने असर को छोड़ा। और ख़ास तौर पे वो जो वहाँ पे जब वो चांसलर रहे तो उस दौरान, कोविड के दौरान उन्होंने जो काम किया, उस काम को वहाँ के लोगों ने काफ़ी सराहा। उनकी जो स्कीम थी फरलो, जिसके बारे में हम जो वहाँ के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो छोटे रोज़गार थे, छोटे कारोबार थे, उन लोगों के लिए बहुत मुफीद रही। उन लोगों को फरलो स्कीम ने ऋषि सुनक को वहाँ के लिए एक तरीके से एक हीरो बनाया है जी कोविड के दौरान। तो जहाँ पूरी दुनिया ने कोविड में आर्थिक संकट झेला, सब कुछ झेला, लोगों के घर चलाने मुश्किल हो गए, लोगों की बड़ी कठिनाइयाँ थी, इस दौर में ऋषि सुनक ने वहाँ पे आम लोगों के लिए एक तरीके से आर्थिक रूप से एक सरंजाम किया, एक उनके लिए इंतजाम किया और इससे वो वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुए। और ऋषि सुनक की जब हम बात करें तो एक आर्थिक अध्येता हैं, पॉलिटिकल साइंस है, विंचेस्टर में पढ़े हैं, उसके बाद में ऑक्सफोर्ड में पढ़े, स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं और काफ़ी गोल्डमैन सैक्स में उन्होंने काम किया है बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स के लिहाज से वो काफ़ी कुछ जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जिस दौर में अभी इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में इतनी जल्दी चीज़ें क्यों बदली, ये समझना भी हमें देखना पड़ेगा। और उसी में ऋषि सुनक की भूमिका भी दिखती है और उसमें ऋषि सुनक का उदय भी नजर आता है। और उसी में ये भी देखना होगा कि आखिर ऋषि सुनक जो है केवल एक महज इतिहास के छोटे दौर में न रहकर एक लंबे दौर में कैसे वो अपने आप को बना पाएंगे, ये भी भविष्य में हमें देखना होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि ब्रिटेन पिछले 5-6 वर्षों में 5-6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल
देख चुका है। हम उस पृष्ठभूमि को जानना चाहेंगे जिसका भी आपने जिक्र किया कि कोविड के दौरान आर्थिक नीतियाँ उनकी इस तरीके से थीं, जब वो चांसलर थे कि ब्रिटेन को रिवाइव कराने में उन्होंने मदद दिलाई। किस तरीके के कार्यक्रम थे उनके? जी देखिए, ऐसे समझिए कि ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की दर लगभग 2% रहती है। जी, जैसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई, जैसे मतलब जो मुद्रास्फीति की दर वो लगभग 2% रहती है। अभी वो इस समय में वहाँ के जो है उच्चतम स्तर पर है और 10.1 के आसपास पहुँची गई, तो और उसके 11% तक पहुँचने की भी आशंका जताई जा रही है। जी, तो ये एक बहुत ह्यूज वहाँ के लिए जंप है। तो 2% के आसपास रहने वाली 10.1% और 11% के आसपास पहुँच गई। तो इससे हुआ यह है कि वहाँ पे लोगों की आय घट गई और महंगाई आसमान छू गई। जी, 18-19 की हम बात करें, 2018-19 में इंग्लैंड का जो राजकोषीय घाटा था या जो कुछ बात करें वो ऐसा था कि वो अपने खर्चे चलाने की स्थिति में था। जी, और कोविड ने इंग्लैंड की नहीं पूरी दुनिया की कमर तोड़ी। बिल्कुल। तो उसमें इंग्लैंड को ज़्यादा काफ़ी उस वहाँ की आर्थिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी नुकसान हुआ। जी, कई वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति वो काफ़ी उस समय में गड़बड़ हुई, पूरे विश्व की हुई। भारत ने भी उस समय डैंड झेला, सबने झेला। बिल्कुल। परंतु उस सबके बीच में यूक्रेन का जो युद्ध हुआ अभी तत्काल, उस युद्ध ने ज़्यादा वहाँ की स्थिति खराब कर दी, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो एकदम से तेज़ी से बढ़ी। बिल्कुल। तो जो एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने से वहाँ पे लोगों की आय कम हो गई और लोगों का खर्चा बढ़ गया। तो ये जो डिस्पैरिटी पैदा हुई है, जो विसंगति जो उत्पन्न हुई, विसंगति की वजह से लोगों के मन में ज़बरदस्त असंतोष है और इसी वजह से वहाँ पर लगातार चीज़ें बदली। और जहाँ तक आप राजनीतिक संकट की बात करें, दो संकट हैं, मतलब एक संकट तो आर्थिक स्तर पर है और एक संकट राजनीतिक स्तर पर है। ठीक कहा। तो कंजर्वेटिव पार्टी के अपने अलग अलग धड़े हैं, कंजर्वेटिव जिसे हम टोरीज कहते हैं, तो टोरीज के अपने अलग अलग धड़े हैं। तो उन धड़ों में बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने 2019 के चुनाव में जो है 80 सीटों का एक ज़बरदस्त मैंडेट हासिल किया। बिल्कुल। तो वो एक बड़े की फीचर हैं वहाँ के, और उनका ये मानना है कि उन्हें जनमत मिला है और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ही काम करते रहना चाहिए। और वहाँ पे कुछ स्कैंडल्स हुए, कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद में अंदरूनी गुटबाजियाँ जिसे हम कहेंगे, तो उन गुटबाजियों में जेरेमी हंट एक ग्रुप है, लिज ट्रस का एक अलग ग्रुप है ना, पेनी मॉर्डन का एक अलग ग्रुप है। बिल्कुल। और इसमें ऋषि सुनक भी कहीं ना कहीं है। सबसे पहले बोरिस जॉनसन के जो जिसे पतन की शुरुआत कहेंगे, वो सबसे पहले इसी से ऋषि सुनक के इस्तीफे से हुई। तो ऋषि सुनक वहाँ चांसलर थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद में एक के बाद एक 50 लोग करीब अलग अलग पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये पूरी कहानी है जिसमें कहीं ना कहीं अब ऋषि सुनक के ऊपर वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो इसमें एक बात ये भी है कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो अपना सिस्टम है जी, उस सिस्टम के तहत वहाँ की दलीय व्यवस्था में वहाँ के जितने सांसद हैं उनको एकजुट करना और उनको साथ चलाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल क्राइसिस से ज़्यादा शायद इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो अब जितनी बड़ी उपलब्धि है ऋषि सुनक के लिए, तो उनकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहद ख़राब दौर से गुजर रही है। उन्होंने अपने भाषण में 3 चीज़ों का प्रमुखता से जिक्र किया था। एक अर्थव्यवस्था के बारे में, दूसरा देश को यूनाइट रखने के बारे में, और तीसरा अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरीज के बारे में। तो वर्तमान में ब्रिटेन में आर्थिक संकट किस तरह का है और क्या रणनीति होगी ऋषि सुनक की इन समस्याओं से निपटने में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन, जैसा आपने भी कहा, ऋषि सुनक ने भाषण में भी कहा कि यूनाइट रहना है हमें जी, और हम इकोनॉमिक कंडीशंस में उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से जो है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हाँ। और मैंने पहले भी दिखाया और मैं आगे भी दिखाऊंगा, ये उन्होंने कहा। तो जब हम ब्रिटेन की स्थितियों की बात करें तो एक बार वहाँ के यदि आर्थिक परिदृश्य के बारे में एक बार हम चर्चा करें तो हम समझें इस बात को कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ हो ये रहा है कि इस समय में जो गिरावट देखी गई है वहाँ की, वो 300 सालों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी ब्रिटेन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1709 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है वहाँ की जी। तो इतनी बड़ी गिरावट है, 11% की जीडीपी में गिरावट आई है जी। ये जो बहुत बड़ा डेंट है वहाँ के। उसके बाद वहाँ पर जो दूसरा बड़ा डेंट है, वर्क फोर्स में वहाँ के कमी आई है जी।
तो सामान्य तौर पर कोविड काल में दुनिया में सब जगहों पर श्रम लोग जो है वापस काम पर नहीं लौटे, पर सबसे वहाँ पर 1.2% यानी 1.2% लोग थे जो कोरोना के बाद दोबारा काम करने नहीं पहुंचे। उन्होंने काम करने में इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने कहा बोले हमें जो है अब ये काम नहीं करना है। ठीक। तो ये एक वहाँ पर वर्कफोर्स में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है, सबसे बड़ी कमी आई है। और जो सबसे बड़ा, जिसे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की जो हम बात करेंगे, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वहाँ यूरोपियन यूनियन से अलग होना, ब्रेग्जिट। तो जो ब्रेग्जिट का जो इश्यू है, जो वहाँ पर इंग्लैंड जो है वहाँ से अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, उससे वहाँ की लागत में बढ़ोतरी हुई। इंग्लैंड जो है वो अपने खान पान का 45% जो है बाहर से आयात करता है ना, तो 45% आयात करता है, और ये आसपास की यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो कितना महंगा है, अब आप इसका एक अंदाजा लगाइए कि इटली से जो ट्रक वर्कलोड है, जो ट्रक लोड आता है इंग्लैंड में, वो इस यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद उसके माल भाड़े में 25% की वृद्धि हो गई जी, टैक्सेशन की वजह से, जो अलग अलग चीजों की वजह से, तो उसकी वजह से जो है 25% बढ़ गया कि उसकी लागत बढ़ गई। तो जाहिर है कि यदि लागत माल भाड़े में बढ़ी है तो उसका खर्चा जो है सीधे सीधे उपभोक्ता पर पड़ेगा, जो यूजर है, जो आम ब्रिटिशर है, उस पर, कॉमन ब्रिटिशर्स पर इसका असर आ रहा है। जब हम दूसरा क्या है कि एक संधियां होती हैं अलग अलग तरह की, तो जो फ्री ट्रेड एक्ट करने होते हैं, तो जो ट्रेड है उस ट्रेड में गिरावट हो रही है वहां के। जो 2018-2019 की बात करें तो अभी जो ट्रेड है उसमें यूके दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों से पीछे चल रहा है जी। तो वहाँ ट्रेड के मामले में 2017 से 2021 तक का आंकड़ा देखें तो यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान, इन सबसे पीछे है। तो ये एक बड़ा यूथ सम, कुल मिला के हम कहें तो स्थितियां जो है ब्रिटेन की बहुत ही आशाजनक स्थितियां अभी नजर नहीं आ रही है। नहीं, जब वो यूनाइट रहने की बात करते हैं तो यूनाइट किस लेवल पर रहने की बात करते हैं? वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, क्या मायने हैं इस शब्द? लिज ट्रस जहां उलझी, हाँ, और कहां से उन्होंने उस बात को समझा, और ऋषि सुनक ने सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या कहा, दो बातें समझने की जरूरत है जी। जब पीएम क्वेश्चन ओवर, जो पीएमक्यू जो होता है, पीएमक्यू में ऋषि सुनक ने कहा कि हम 2019 के हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो पर स्टक रहेंगे। तो वहाँ एक फ्रैकिंग करके एक जो मतलब एनर्जी, जो गैस है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, हाँ, गैस एक्सप्लोरेशन के लिए जी। तो फ्रैकिंग एक विधि से वहाँ पर जो है चट्टानों से जो है गैस निकाली जाती है, बिल्कुल। तो उसको बैन करने का कंजर्वेटिव पार्टी ने 2019 के अंदर वादा किया था, उन्होंने उसको बैन किया। अभी जो यूक्रेन युद्ध के बाद वहाँ जो एनर्जी डिमांड बढ़ी, उसको देखते हुए लिज ट्रस ने अपने मैनिफेस्टो को साइड में रखते हुए फ्रैकिंग की अनुमति दी जी। और ऋषि सुनक ने अपने जो उन्होंने पहले दिन जो काम किए, उनमें पहले दिन में काम में उन्होंने कहा भाई हम 2019 के हमारे मैनिफेस्टो पर डटे हैं जी, और फ्रैकिंग को हम अनुमति नहीं देंगे। तो इससे बहुत सीधा जो निर्णय जो जाता है, संदेश, वो ये संदेश जाता है कि वो पूरी तरीके से जो उनका जो मैंडेट 2019 का जो लेकर के आए थे, उन्होंने अपने जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जो उन्होंने पहला भाषण दिया पीएम बनने के बाद, और वो भी ये था कि मैनिफेस्टो जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ठीक बात। तो जो जनमत मिला था बोरिस जॉनसन को, उन्होंने कहा था कि भाई जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो हमारे लिए सबके लिए है। तो उन्होंने एक तरीके से ये भी कहा कि आने वाले टाइम में उनको इस बात की भी आशंका है कि बोरिस जॉनसन जो एक तरीके से वापसी के लिए अपनी बात करेंगे, और ये वहाँ पे इंग्लैंड के सभी राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि बोरिस जॉनसन चाहते हैं, समझते हैं, करते हैं कि उन्हें चुनाव में मौका मिले, वो फिर से नेतृत्व करें। और इस बार भी उनकी पूरी दावेदारी थी, पर उन्होंने अपने आप को, उनके सांसदों का उनको समर्थन नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे लिया। तो ऐसी स्थिति में, और एक बड़ी बात यह भी है कि इस समय में कोई नहीं चाहता कि जिस तरह के हालात हैं, किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा, ये अंधेरा, एक तरीके से हम कहते हैं ना, अंधेरी गुफा में कोई व्यक्ति चला जा रहा हो, तो अब ये ऋषि सुनक एक तरीके से अंधेरी गुफा में एक मशाल हाथ में थाम के चले हैं। तो अब ये कितना उजाला कर पाते हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो अंधेरी गुफा है उससे वो कितना बाहर निकल पाते हैं, ये एक भविष्य पर। नहीं, अभी आपने ब्रिटेन के इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस पे भी आपने नज़र डाली, और अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि अब सर्दियाँ यूरोप में आने वाली हैं, अब उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, गैस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हालांकि रूस ने कहा है कि वो यूरोप को अनवरत गैस सप्लाई जारी रखेगा, और ऐसे में उन्होंने फ्रैकिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया है। इसको किस तरीके से डील करेंगे वो? देखिए, ये बड़े प्रश्न हैं जो ऋषि सुनक के सामने हैं खड़े। हाँ,
और इन सब में सबसे बड़ा प्रश्न इस समय में एनर्जी से भी ज़्यादा बड़ा प्रश्न उनके लिए है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हालांकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक पार्ट एनर्जी रेट्स हैं, बिल्कुल जो एनर्जी प्राइस हैं वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक पार्ट है, पर ओवरऑल मार्केट का रिस्पॉन्स जिस तरह का आया पिछले दिनों में, जिस तरीके से जो टैक्स छूट 45% से 40% जो है लिज ट्रस ने उनके चांसलर ने की थी, और जिससे जो है टोटल टैक्सेशन जो है 20% के बजाय 19% हुआ था, और उससे जो है एक ब्रिटेन में एक आम धारणा बनी कि केवल उच्च आय वर्ग के लोगों को छूट दी जा रही है, और उसकी वजह से लिज ट्रस का लोगों ने ही नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने विरोध किया, और जिसकी वजह से लिज ट्रस को रोल बैक भी करना पड़ा उसको। बाजारों में एकदम से इनसिक्योरिटी हुई जी, वहाँ का जो गवर्नमेंट बॉन्ड था उसके लिए इनसिक्योरिटी पैदा हुई, बाजार एकदम से धड़ाम हुए, और पहली बार मतलब लगभग इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड को मार्केट में हस्तक्षेप करना पड़ा, काफी बड़ी मात्रा में कई बिलियंस जो है उन्होंने मार्केट में फ्लूट किए, और उसके बाद में अब वापस बाजार पूरी तरह धड़ाम था, और अब स्थिति यह है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड की नाव किस दिशा में बढ़ रही है। नहीं, आपने लिज ट्रस के बारे में कहा कि उन्होंने शायद बड़े लोगों के लिए टैक्स कटौतियाँ तो की, लेकिन छोटे लोगों को शायद वो फायदा देने की स्थिति में, लेकिन ऋषि सुनक के बारे में भी ब्रिटेन में यही धारणा है, वो उस धारणा को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ऋषि सुनक के बारे में ये धारणा इसलिए है कि ऋषि सुनक के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत पैसे वाले पॉलिटिशियन, बिल्कुल, और एलीट ग्रुप से आते हैं, और उनकी वाइफ को लेके भी अक्षता मूर्ति जो नारायण मूर्ति, मैं यही आपको मतलब हम बताना चाहेंगे कि जो उनकी ऋषि सुनक का जो परिवार है जी, वो ऋषि सुनक अपने आप को हिंदू परिवार, अपने हिंदू व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बताना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, और वो मंदिर जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, दीपावली पे दिए जलाते हैं, और अभी भी उनके हाथ में कलावा दिखता है। गीता पे शपथ ली थी जी, उन्होंने जो है चांसलर की शपथ भी गीता पर ली थी, और तो उनकी शादी जिसे हम कहते हैं वो स्टैनफोर्ड में उनके साथ पढ़ रही अक्षिता से उनका जो प्रेम प्रसंग चला, उस प्रेम प्रसंग के बाद, और अक्षिता जो है नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, जिन्हें हम भारत में बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्फोसिस के संस्थापक के रूप में नारायण मूर्ति को जानते हैं, उनकी बेटी हैं अक्षिता मूर्ति, और उनके साथ उनका ब्याह हुआ है, उनकी 2 बेटियां हैं, बिल्कुल। और अब इसमें यह है कि अक्षिता मूर्ति जो है वो अपने पिता की इन्वेस्टमेंट फर्म की डायरेक्टर हैं जी, और उनको इन्फोसिस में भी उनके शेयर हैं, वहाँ 0.9% के शेयर हैं, और इस तरह से 0.93 हाँ 0.93 जी, तो उनके शेयर हैं, वहाँ से भी इन्फोसिस में भी उनके शेयर हैं, तो एक बड़ा उनकी आय का हिस्सा यहाँ से आता है, बिल्कुल। तो वो वहाँ कहने को जो है मल्टी मिलियनर हैं, पर एक बड़ा हिस्सा उनका अक्षिता के यहाँ से आता है। वो खुद भी गोल्डमैन सैक्स में उन्होंने काम किया है, तो हेज फंड्स में वो रहे हैं, तो इकोनॉमिक तौर पे अच्छे हैं, परंतु उन्होंने वो साफ कहते हैं, मतलब उनका बचपन जो है कोई बहुत, मतलब हालांकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं जी, वहाँ पर, और बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, और उनके जो पिता हैं वो जनरल फिजिशियन थे, हाँ, और उनकी माता जो केमिस्ट थी, हाँ, तो साउदर्न, जो उन्होंने साउदर्न के इलाके में, वो कहते हैं कि मेरी माँ ने यहाँ दवाइयाँ बेची हैं, और उनके बारे में जब भी मतलब लिज ट्रस भी और तमाम लोग कहते हैं बाहरी हैं, तो उनके बारे में बार बार बाहरी 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 ये कहा जाता है, तो वो कहते हैं बोले मैं बाहरी नहीं हूँ, मैंने यहाँ हूँ, मेरे माता पिता यहाँ हैं, मेरे पिता यहाँ डॉक्टर रहे हैं, मेरी माँ ने यहाँ दवाइयाँ बेची है, मैंने उनके साथ दवाइयाँ बेची है, और मैंने यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम किया है, और मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड गए, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा भाई मैंने स्कॉलरशिप पे मैंने पढ़ाई की है, और मैं कहता हूँ कि कोई भी अप्लाई करके पढ़ाई कर सकता है जी, तो और वो अपनी वेबसाइट पे भी ये कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे आज जो मैं कुछ हूँ बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो ये जो उनकी छवि, एलीट की छवि है, उसको यदि हम उनके बैकग्राउंड से जोड़ें तो वो छवि उस तरह से दिखती नहीं है जी। हालांकि चूंकि राजनीति है, राजनीति में लोग अपने हिसाब से बातें कहेंगे, करेंगे, तो और इसमें कोई बात नहीं है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है उनका परिवार, और उनके पास संपदाएं भी हैं, हाँ, तो ये बातें हैं। नहीं, उनके ऊपर ये अगर आरोप लगता है बाहरी होने का, तो क्या कंजर्वेटिव पार्टी अगर उनके नेतृत्व में 2024 में इलेक्शंस में जाती है, तो क्या भारतीय मूल के लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं, जिन्हें परंपरागत तौर पर लेबर पार्टी का वोटर कहा जाता है, वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ आ पाएगा? देखिए, भारतीय मूल के लोगों को लेने रिझाने वोटिंग की बात जहाँ तक हम करते हैं, तो इंग्लैंड में ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है अभी
वहाँ पर एक सुएला ब्रेवरमैन की बात मैं आपको करूंगा, तो वो उन्होंने अपनी कैबिनेट वापस लिया। वो लिस्ट ट्रस्ट आएंगे, हम कैबिनेट पे भी आएंगे। हाँ नहीं, मैं इसको, आपने जब भारतीय वोटों की बात करी तो मैं उस वोट बैंक के बारे में ये बताना चाहूंगा इस बात बताइए आप कि सुएला ब्रेवरमैन को उन्होंने वापस लिया, और वो सुएला ब्रेवरमैन गोवा और तमिल मूल की हैं, भारतवंशी हैं, और उन्होंने वहाँ पर वो बड़ी हार्डकोर मानी जाती हैं। उन्होंने वहाँ कहा है कि इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो भारतवंशियों के खिलाफ उन्होंने एक बार बात कही और उससे विवाद में रही। उसके बाद उनको दूसरी वजह से इस्तीफा देना पड़ा, परंतु माना जाता है कि उनकी तमाम वजहों में ये भी एक वजह थी कि उन्होंने जो है इमिग्रेशन को लेकर के हार्ड स्टफ अपनाया जी। ऋषि सुनक के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी उनके साथ मिलकर के इस मुद्दे पर हैं। तो ओवरऑल वहाँ के जो लोकल भारतीय हैं वो तो इस बात को लेकर के कि उनका भारतवंशी व्यक्ति वहाँ पर है तो वो उनके साथ हैं जी। और भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे हम कहेंगे कि जितने एशियन समुदाय के लोग, एशियंस, पूरे एशियंस उनके साथ हैं, है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो 2024 के चुनाव में यदि उनको मौका मिलता है, ये यदि बड़ा है, और इस यदि को मानते हुए यदि वो चुनाव में ले जाते हैं, चुनाव में जा पाते, क्योंकि 18 महीने का समय है, तो 18 महीने के टाइम में इंग्लैंड की राजनीति किस करवट बैठती है अभी ये देखना होगा। दो छोटे सवाल कि एक तो उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है, लिज ट्रस से उनकी कैबिनेट किस तरह अलग है? देखिए, लिज ट्रस से उनकी कैबिनेट इस तरह से अलग है कि उन्होंने करीब करीब 1 दर्जन लोगों को उस कैबिनेट में नहीं रखा जी। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी कैबिनेट में जिन लोगों ने उन्हें पीएम चुना उन्हें शामिल करना था, उन्होंने उनको शामिल किया। कुछ लोगों को उन्होंने पदावनत किया, कुछ लोगों को उन्होंने अपग्रेड किया जी। और जो सबसे विवादित नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे चर्चित नाम जो जिसके बारे में मैंने अभी बात की वो सुएला ब्रेवरमैन है। तो उन्होंने उनको जो मैंने बताया कि वो गोवा, उनके पिताजी गोवा से, उनके माँ तमिल मूल से हैं, वो सुएला ब्रेवरमैन, वो भी लगभग उनके माँ बाप भी लगभग उसी दौर में, जिस दौर में सुनक वहाँ पहुँचे, सुनक के प्रेम पे मतलब परिजन वहाँ पहुँचे थे, उसी दौर में वो भी वहाँ पहुँचे थे। और सुएला तो वो वहाँ पर बड़ा नाम है, राइट विंग, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की राइट विंग पार्टी अपने आप में नहीं, कंजर्वेटिव नाम, राइट में भी फार राइट, हाँ, मतलब उस कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो राइट विंग है उसमें उनकी बड़ी धमक है ठीक सुएला ब्रेवरमैन की। तो उस धमक के चलते वो उनके साथ है, वो ऋषि सुनक के लगभग शुरू से फेवर में रही। लिज ट्रस और ऋषि सुनक, आपको ध्यान होगा जब बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर के लिए जो चुनाव होते हैं उनमें अंतिम दौर में लिज ट्रस और ऋषि सुनक थे। तो वहाँ तक भी उनके साथ जो दिया, जेरेमी हंट उनके साथ थे और उनके साथ रहे, सुएला ब्रेवरमैन उनके साथ रही। तो ये एक तरीके से उन्होंने पुरस्कार दिया है। जेरेमी हंट को उन्होंने वहीं चांसलर के रूप में बनाए रखा है। माफ़ कीजिए, मैं आपको टोकूंगा बीच में। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो कहीं इस चर्चा में छूट ना जाए कि एक गैर ब्रिटिश और गैर इंग्लिश व्यक्ति ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने को आप ब्रिटिश लोकतंत्र के संदर्भ में किस तरह देखते हैं, और क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने को ब्रिटेन का प्रगतिशील, समावेशी और उदार लोकतंत्र कहा जाए, या फिर यह महज एक लैक ऑफ चॉइस है? क्योंकि ऋषि सुनक जब पार्टी के भीतर वोट हुए थे तब फर्स्ट चॉइस नहीं थे, फर्स्ट चॉइस लिज ट्रस थी। तो ये ब्रिटेन का उदार लोकतंत्र है या फिर उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो इस बात की जो है हमें प्रशंसा करनी होगी और करनी चाहिए जी, कि अपने समाज को समावेशित करने में इंग्लैंड ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया जी। हालांकि अमेरिका भी ऐसा उदाहरण दे चुका है और वहाँ भी कमला हैरिस जो है वहाँ पे वीपी हैं जी। और तो हम जो लोग वहाँ पर हैं, वहाँ के जितने नागरिक हैं, वो तमाम नागरिक, वो सारे नागरिक जो है उन नागरिकों की भावनाओं को उन्होंने शामिल किया, साथ लिया। जहाँ तक आपने ये कहा कि ऋषि सुनक उनकी पहली चॉइस नहीं थे कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज हैं उनकी, तो ये देखना होगा कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, उसके पीछे की परिस्थितियाँ क्या थी जी। ऋषि सुनक सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने उनके खिलाफ झंडा उठाया जी, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद में और लोग उनके साथ जुड़ते गए और एक के बाद एक अलग अलग वजहों से झंडा उठाते गए जी। तो बोरिस जॉनसन के इस्तीफे देने के पीछे यदि कोई मुख्य वजह ऋषि सुनक की रहेगी, और ये वो लास्ट तक रहे, लिज ट्रस के सामने भी रहे। तो लिज ट्रस को शुरुआत में ऋषि सुनक आगे रहे, जो शुरुआती कंजर्वेटिव पार्टी के जो पोल हुए लीडर के चुनाव में, उनमें ऋषि सुनक को वोट ज्यादा मिलते रहे, लिज ट्रस को उतने वोट नहीं मिले। किंतु बाद में वहां पर लगातार एलिमिनेशन की बात होती है, जो बाद के लोग हटते जाते हैं और वो वोट उनको मिलते जाते हैं, तो उस तरह के वोट काउंट्स में लिज ट्रस को
वोट मिले जी। और किंतु वहाँ की स्थितियां जिस तरह की मैंने आपको बताया कि इस समय में इंग्लैंड का जहाज किस दिशा में बढ़ रहा है ये नहीं कहा जा सकता। तो कोई भी व्यक्ति इस समय में बोरिस जॉनसन तक ने मुफीद नहीं समझा कि वो अपनी जो है वो अपनी दावेदारी पेश करें। पेनी मॉर्डन ने भी लास्ट विड्रॉ कर लिया, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, ये मानते हुए कि बार ऋषि सुनक इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक बार देखें कैसे देश चल सकता है। तो अभी सबकी उम्मीदें, सबकी नज़रें ऋषि सुनक पर हैं कि वो कुछ आर्थिक निर्णय लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे, जैसा उन्होंने कहा भी है। 31 अक्टूबर को वहाँ पर उन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बयान देना था, जो कि उन्होंने अभी टाला है। वो 17 नवंबर को देंगे और उसमें बहुत हद तक सबको उम्मीदें हैं कि वो किस दिशा में देश को ले जाएंगे, ये दिखाया जाएगा ब्रिटेन के हिसाब से। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंघल जी, जिन्होंने ब्रिटेन की पूरी राजनीति, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियों, एनर्जी क्राइसिस समेत ऋषि सुनक और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की। हमें उम्मीद है कि आपको आज के हमारे कार्यक्रम से ब्रिटेन की वर्तमान परिस्थितियों को समझने में मदद मिली होगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।